हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। जिन बच्चों को इनके पहले के क्वेश्चंस चाहिए या इनके पहले के एक्सरसाइजेस चाहिए या वेक्टर अलजेब्रा नहीं समझ में आया, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करिए तो आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। तो इसके पहले के क्वेश्चंस या जो भी एक्सरसाइज के पहले की आपको करनी है आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विद द यूनिट वेक्टर along the sum of the vector this and this is equals to 1। अब देखिए इसका मतलब समझिए ना, ऐसे आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, द पढ़िए ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद सम वेक्टर इज 1। और विद सम वेक्टर वो वेक्टर कौन सा है? सुनो मेरी बात, वो वेक्टर जिस वेक्टर का हमको इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, उस वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सुनो मेरी बात फिर से ध्यान से, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया जाता है? पढ़ो, द स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर। आपको एक यूनिट वेक्टर ढूंढना है और उस यूनिट वेक्टर के साथ इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे ढूंढोगे? ये यूनिट वेक्टर ढूंढने के लिए आपको कंडीशन दी हुई है, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है यूनिट वेक्टर की। क्या कि यूनिट वेक्टर अलोंग है, किसके अलोंग है? द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों वेक्टर का सम करके जो वेक्टर आएगा ना, ठीक है। तो सपोज इसको हमने a अज्यूम कर लिया, लेट दिस वेक्टर इज a एंड दिस वेक्टर इज व्हाट? वेक्टर b। तो जो वेक्टर a प्लस b आएगा स्टूडेंट, सपोज उसको हमने ऐसे बनाया, तो इसके अलोंग जो एक वेक्टर पड़ा होगा यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग जो एक यूनिट वेक्टर पड़ा होगा, सपोज इन दोनों का सम जो होता है वो आता है c वेक्टर, ठीक है। तो a प्लस b के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो c कैप होगा, और इसी c कैप के साथ आपको इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसको 1 के इक्वल रखना है। तो इस तरीके से आपका लैम्डा आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इन दोनों का सम निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में लेट कर लेना है, आप कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। नाउ फाइंड a प्लस b, यानी कि इन दोनों का सम हम निकालते हैं। तो वेक्टर a प्लस b इज इक्वल्स टू, हाँ भाई सम करिए, क्या हो जाएगा? 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 4 प्लस 2 कितना होता है? 6, तो ये हो जाएगा 6 जे कैप, और यहाँ पे ध्यान से चेक करिए 3 और -5 कितना हो जाएगा? -2 के कैप। तो ये आ गया आपका वेक्टर a प्लस बी, और सपोज इसी को हमने क्या बोल दिया? वेक्टर c बोल दिया। और उन्होंने क्या बोला था कि इन दोनों के सम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा, यानी कि सम ये रहा और इस सम के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी कि c कैप इज इक्वल्स टू व्हाट? वेक्टर c अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर c। तो वेक्टर c क्या है? ये दोनों का सम 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ c। मॉड ऑफ c का मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई, i का जो भी स्केलर कॉम्पोनेंट है उसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा आपके पास। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर वहाँ वैल्यू लिख देंगे, फिर अब कर देंगे। ठीक है, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, यानी कि 4 लैम्डा, और प्लस b स्क्वायर यानी कि लैम्डा का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर 36, और प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, और 12 प्लस 36, तो 12 प्लस 36 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 48। ठीक है, ओहो हो सॉरी, मैंने क्या किया? मैंने इस 4 को भी ऐड कर लिया, ये 4 नहीं ऐड होगा, ये तो 4 लैम्डा है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 36 हो जाएगा 44। ओके, तो स्क्वायर रूट के अंदर 44 और प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। तो ये आ गया आपके पास क्या? यूनिट वेक्टर c कैप। ओके, अब क्या करना है? इस यूनिट वेक्टर के साथ, कौन सा यूनिट वेक्टर? जो वेक्टर इन दोनों के सम के अलोंग था, इस यूनिट वेक्टर के साथ इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट लेना है। किसके साथ? इस यूनिट वेक्टर के साथ, यानी कि इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j माइनस
2k, ओके, और ये डिवाइडेड बाय आपका स्क्वायर रूट ऑफ 44 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा। हाँ भाई, जब इस वेक्टर का इस यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है, तो आंसर कितना आता है? द आंसर इज 1, आंसर 1 आता है। तो इक्वल टू में हमने क्या कर दिया, इसको 1 के इक्वल कर दिया। अब डॉट प्रोडक्ट तो सबको लेना आता होगा, क्या करते हैं, आई का कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट आई के कंपोनेंट के साथ, तो यहाँ 2 प्लस लेमडा है और यहाँ 1 है, 2 प्लस लेमडा इंटू 1, 2 प्लस लेमडा, ओके। फिर जे के सामने यहाँ 1 है और यहाँ जे के सामने 6 है, 6 1 जा 6 प्लस का 6। अब यहाँ के सामने -2 है, यहाँ के सामने 1 है, तो 2 -2 इंटू 1 -2 आ जाएगा, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, रूट ओवर 44 प्लस लेमडा स्क्वायर और प्लस 4 लेमडा इज इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस लेमडा, ठीक है, 6 प्लस लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 6 को हम 6 प्लस लेमडा भी बोल सकते हो। देखो क्रॉस करा दोगे तो ये उधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू, तो ये स्क्वायर रूट पूरा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 44 प्लस लेमडा का स्क्वायर और प्लस 4 लेमडा। अब इस स्क्वायर रूट को गायब करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो इधर भी हमने स्क्वायर किया और इधर भी हमने स्क्वायर किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। एक काम करिए, आप इतना कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी करिए आप, यहाँ फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस, पहले मैं लिख लेता हूँ, 6 प्लस लेमडा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 44 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा होल स्क्वायर। चलो यहाँ लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 2 इंटू बी, 2 6 12 इंटू लेमडा 12 लेमडा प्लस लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो क्या आ जाएगा, 44 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, ओके। अगर आप ध्यान से चेक करें तो लेमडा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। इसको उधर ले जाओगे तो माइनस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा ना, वो उधर प्लस लेमडा स्क्वायर और माइनस लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमने यही कैंसिल कर दिया। अब क्या हो जाएगा, 12 लेमडा, ठीक है, और इस 4 लेमडा को लेफ्ट में लेके आओ, -4 लेमडा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 44 और इस 36 को राइट में लेके जाओ, ठीक है। 44 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 8 और 12 माइनस 4 8 लेमडा, नॉट डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड, 8 से 8 कटेगा यहाँ पे, 8 से 8 यहाँ कटेगा, यहाँ 1/1 यानी कि 1 बच जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 लेने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या कि आपने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, मान लो आपके पास एक वेक्टर m है और एक वेक्टर n है, m डॉट n क्या होता था, मॉड ऑफ वेक्टर m इंटू मॉड ऑफ वेक्टर n इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड n। तो यहाँ से अगर आप कॉस थीटा निकालते थे तो क्या आता था, ये इसके नीचे डिवाइड में चला जाता था, यानी कि वेक्टर m डॉट वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर m इंटू मॉड ऑफ वेक्टर n। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। दो वेक्टर्स m और n के बीच एंगल निकालने, a और b हो सकता है, m और n हो सकता है, वेक्टर के नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, मैंने m और n रख दिया। तो दो वेक्टर्स m और n के बीच निकालने का एंगल निकालने का फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर m डॉट वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ m मॉड ऑफ n होता है। एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम ये तीन वेक्टर लें, क्या क्या, वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब ए बी के साथ 90 बनाएगा, बी सी के साथ बनाएगा, सी ए के साथ बनाएगा, आप किसी को भी ले लो, बी सी के साथ बनाएगा, सी बी के साथ बनाएगा, कुछ भी कह दो। यानी कि अगर हम ए डॉट बी बोलें, अगर हम बी डॉट सी बोलें और अगर हम सी डॉट ए बोलें, तो तीनों का डॉट मतलब तीनों ही कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज कि वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ज़रूरत पड़ने पर ए डॉट बी की जगह हम 0, बी डॉट सी की जगह 0, सी डॉट ए की जगह 0 ले सकते हैं। एंड सी डॉट ए इज इक्वल्स टू ए डॉट सी होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। बी डॉट सी बोलो चाहे सी डॉट बी बोलो, बात क्या है, सेम। ए डॉट बी बोलो चाहे बी डॉट ए बोलो, बात क्या है, सेम, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कह रहा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया भाई, आगे भी बोल दिया ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर से तो हमको ये कंडीशन मिली, और इन्होंने हमको क्या बोला है कि ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, मतलब ये जो वेक्टर ए बी सी है ना, इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। बहुत बढ़िया भाई, तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, यानी कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ सी। अब एक बात बताऊँ, मैग्नीट्यूड तो हमेशा एक पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगी, तो अगर तीनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं तो क्यों ना हम इसको किसी क्वांटिटी के इक्वल मान लेते हैं। सपोज मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी, और इसको हमने अज्यूम कर लिया कि तीनों के ही मैग्नीट्यूड किसी भी नंबर के इक्वल मान लो आप। लेट अस से ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, ठीक है। वेयर पी इज सम नंबर, पी क्या है, कोई नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि शो दैट द वेक्टर्स a प्लस बी प्लस सी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी सी एक वेक्टर था तो a प्लस बी प्लस सी भी तो एक वेक्टर होगा ना, बात समझ में आई। तो ये जो a प्लस बी प्लस सी जो भी वेक्टर होगा, ये कह रहा है ये इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ, a के साथ, b के साथ, c के साथ। इसको आप प्लीज़ फील करो, फील आप इस तरीके से करो। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे वेक्टर a है तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c जितना एंगल a के साथ बना रहा है, सपोज θ1, ठीक है, और यही वेक्टर a प्लस बी प्लस सी जितना एंगल b के साथ बना रहा है, सपोज θ2, और यही वेक्टर a प्लस बी प्लस सी जितना एंगल c के साथ बना रहा है, सपोज θ3, ठीक है। तो ये तीनों एंगल आपको आपस में इक्वल दिखाना है, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ दैट क्या करना है, θ1 इज इक्वल्स टू θ2 इज इक्वल्स टू θ3, ये आपको प्रूफ करना है। बात समझ में आई? क्या कहता है, कहता है ये जो वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब a के साथ भी जितना एंगल बनाता है और b के साथ भी जितना एंगल बनाता है और c के साथ भी जितना एंगल बनाता है, कौन, ये वाला वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, वो तीनों ही एंगल आपस में इक्वल है, यानी कि ए बी सी के साथ ये इक्वली इंक्लाइंड है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, θ1 इज इक्वल्स टू θ2 इज इक्वल्स टू θ3। बात समझ में आई? अब आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या, आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि सपोज ये वाला जो वेक्टर है a प्लस बी, ये a के साथ θ1 एंगल बनाता है, b के साथ θ2 एंगल बनाता है और c के साथ θ3 एंगल बनाता है। तो हमने सबसे पहले लिखा लेट दिस वेक्टर a प्लस बी प्लस सी बी इंक्लाइंड टू वेक्टर a b c एट एन एंगल ऑफ θ1 θ2 θ3 रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद हमने आपको ये कंडीशन एक दिखाई और हमने आपको ये बताया कि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, उसको हमने p के इक्वल मान दिया, और प्रूफ आपको करना है θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3। तो बस अब सबसे पहले केस नंबर 1 लेते हैं। क्या, इस वेक्टर को a के साथ θ1 पे अगर इंक्लाइंड है ये, तो हम क्या निकालेंगे, हम cos θ1, दोनों के बीच हम एंगल निकाल सकते हैं। cos θ1 कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकलता था, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, तो ये पहला वेक्टर है और a आपका दूसरा वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि आप a डॉट वेक्टर a प्लस, सुनो, इसका इसके साथ डॉट लो और चाहे इसका इसके साथ डॉट लो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, आप इसको कैसे भी कर सकते हो। तो a डॉट वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, तो ये रहा पहला वेक्टर, ये रहा आपका दूसरा वेक्टर, डिवाइडेड बाय पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a, और ये रहा दूसरा वेक्टर, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a प्लस b मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ऐसा हो गया। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a डॉट a, ठीक है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस a डॉट b वेक्टर a डॉट b और प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये क्या हो गया, तो ये हमने लगाया क्या, ये हमने लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट एडिशन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट लेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, हाँ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जो है वही हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ a और इनटू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, आपको कल भी बताया था क्लास में क्या, कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर मतलब समझते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ a, और ये एक नथिंग, एक नंबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट a
मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर और प्लस, हाँ भाई, ए डॉट बी भी ज़ीरो है और ए डॉट सी भी ज़ीरो है, ये हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, इसको हम लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, सॉरी, होल मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, अभी बताया था मैंने आपको, अपॉन मॉड ऑफ ए, और दूसरे ब्रैकेट में मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, सॉरी, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। अब ध्यान से करो, ये क्वांटिटी ही तो है, तो क्या इससे कट नहीं सकता है? बच्चे बोलेंगे कैसे कटेगा? अरे यार मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव होता है ना, कोई पॉजिटिव नंबर है, ये भी कोई पॉजिटिव नंबर, सेम है, कट जाएगा, ठीक। बट याद करिए कि अभी अभी आपने क्या दिखाया था, अभी अभी आपने दिखाया था कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी, और उसको आपने पी के इक्वल मान लिया था, तो मॉड ऑफ ए की जगह हमने क्या लिख दिया, पी। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन पुट मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, पी। तो पी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। तो ये एक हमने आपको करके दिखाया है जिससे आपका cos थीटा 1 का रिजल्ट आया, इतना आप नोट करिए, फिर हम cos थीटा 2 निकाल के दिखाते हैं। फ्रेंड cos थीटा 1 की ये वैल्यू आई, इसको हमने इक्वेशन 2 बना के लिख दिया। अब हम निकालेंगे cos थीटा 2, cos ऑफ थीटा 2 क्या होगा बताओ। थीटा 2 किसके किसके बीच में एंगल था, b और a प्लस बी प्लस सी के बीच में, यानी कि डॉट प्रोडक्ट b और a प्लस बी प्लस सी का लोगे, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ b डॉट विथ व्हाट, a प्लस बी प्लस सी, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से चेक करिए, b डॉट a और प्लस b डॉट b और प्लस b डॉट c और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से करिए, b डॉट a बोलो चाहे a डॉट b बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक है। तो b डॉट a तो या a डॉट b कितना था, 0, तो ये 0 हो गया, b डॉट c भी 0 हो गया, b डॉट b कितना होगा, मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b और मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब ध्यान चेक करिए, ये स्क्वायर है तो हम इसको मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ b भी लिख सकते हैं, ये नंबर है तो ये इससे कट जाएगा। अब आगे आपके पास क्या, मॉड ऑफ b, और मॉड ऑफ b की जगह आप क्या लिख सकते हो, p, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल थे, तो यहाँ हमने लिखा p अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c, इतना नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये cos थीटा 2 की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बना के छोड़ दिया। अब बारी है किसकी, b का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ, a प्लस बी प्लस सी के साथ। तो वहाँ से cos थीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos थीटा 2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर अपॉन दोनों का मॉड का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वेक्टर b, सॉरी तीसरे वाले की बात कर रहे हैं ना, तो c और इसकी यानी कि थीटा 3 की बात कर रहे हैं। cos ऑफ थीटा 3 इज इक्वल्स टू c डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ c, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा, तो दोनों के मॉड लेंगे हम नीचे, मॉड ऑफ c इंटू मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, c डॉट a, ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन, तो c डॉट a प्लस c डॉट b और प्लस c डॉट c डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ c इंटू मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस c इज इक्वल्स टू c डॉट a। ओके, तो c डॉट a क्या होगा, a डॉट c, तो ये 0 हो जाएगा, c डॉट b मतलब b डॉट c, तो ये दोनों 0 हो गए क्योंकि a b c म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, और c डॉट c को आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ c का होल स्क्वायर, यानी कि मॉडुलस ऑफ c इंटू मॉडुलस ऑफ c और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ c का मॉडुलस ऑफ c इंटू मॉडुलस ऑफ a प्लस b प्लस c वेक्टर। ओके, ये इससे गया, और मॉडुलस ऑफ c की जगह इक्वेशन 1 से आप p लिख सकते हो अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस b प्लस c। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 क्या आ गई बच्चों, आपके पास आ गया cos थीटा 3 इज इक्वल्स टू p अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस b प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ध्यान से चेक करिए, इन तीनों ही इक्वेशन के RHS इक्वल हैं तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड,
थर्ड एंड फोर्थ आपके पास LHS इनके इक्वल हो जाएंगे, यानी कि cos θ1 इज इक्वल्स टू cos θ2 इज इक्वल्स टू cos θ3। अब सुनो, cos एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो किन्हीं भी तीन एंगल्स पे cos तभी इक्वल होगा जब वो तीनों एंगल इक्वल होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज θ1 इज इक्वल्स टू θ2 इज इक्वल्स टू θ3। तो यही हमको दिखाना था। इसका मतलब लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे क्या, कि दिस प्रूव दैट व्हाट, दिस प्रूव दैट द वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू a b c, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि प्रूव दैट a प्लस बी, सुनो a प्लस बी भी एक वेक्टर होगा, तो इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर लें तो कह रहा है कि, अच्छा एक बात बताऊँ, ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है ना, हाँ, तो ये स्केलर क्वांटिटी तो आ रही, ध्यान से चेक करो, क्योंकि मॉड ऑफ ए स्केलर होगा, उसका स्क्वायर भी स्केलर होगा, मॉड ऑफ बी स्केलर होगा और उसका स्क्वायर भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, दोनों स्केलर को जोड़ोगे आएगा तो स्केलर ना। तो वही कह रहा है क्या कि वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a प्लस बी ऐसा स्केलर तभी आता है जब इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तभी पॉसिबल है, मतलब ये जो इक्वलिटी यहाँ पे दिखाई गई है ऐसा तभी पॉसिबल है जब a और b क्या होते हो, परपेंडिकुलर, और गिवन क्या है कि वेक्टर a नल वेक्टर नहीं है और वेक्टर b भी नल वेक्टर नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये चीज़ क्यों गिवन हुई है। लेकिन एक बात तो मुझे पता चल रही बच्चों, क्या कि वो कहना चाहते हैं क्या, कंडीशन यहाँ इन्होंने हमको दी हुई है क्या, कि कंडीशन दी है a और b परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताओ, अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें कि a और b परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब a डॉट b, ये तो आपको पता है ना कि इफ़ a इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, तो a डॉट b क्या होता है, 0। तो इस बात का अगर हम यूज़ करेंगे तो हम आपको कमेंट करेंगे, आप उसकी टेंशन मत करिए। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो बच्चे बोलेंगे इस क्वेश्चन को इस तरीके से करो, LHS लेके चलो RHS प्रूफ कर दो, ओके, बट मैं बोलूँगा नहीं, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, हाँ प्रूफ करने वाला क्वेश्चन तो है, बट ना आप ये पूरा लेके चलिए। देखिए मैं कैसे कमेंट करता हूँ इसमें। सबसे पहले हमने उतार लिया इसको, वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, कैसे, a डॉट a वेक्टर a डॉट वेक्टर a, फिर a का b के साथ, तो प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b, अब b को लेंगे तो प्लस b डॉट वेक्टर a, b डॉट वेक्टर a और प्लस b डॉट वेक्टर b, b डॉट वेक्टर b। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इज इक्वल्स टू में तो अभी हम ये सब लेके चल रहे हैं, इसको लेके चलते रहो, इज इक्वल्स टू में भी कमेंट करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। देखो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक कारण लिखना है वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये हमने क्या किया, हमने ये किया कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसके ऊपर, ओवर एडिशन। तो भाई ए का डॉट प्रोडक्ट हमने पहले इन दोनों को ये एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, a डॉट a प्लस a डॉट b, इसी तरीके से b डॉट a प्लस b डॉट b। तो यहाँ पे आपको कारण लिखना पड़ेगा क्या, कि स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ व्हाट, ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर स्केलर प्रोडक्ट ओवर, स्केलर या डॉट कुछ भी लिख दो, ओवर एडिशन। तो ये आपको रीज़न नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए a डॉट a क्या होता है, कई बार बताया आपको, हाँ, वेक्टर a डॉट वेक्टर a क्या होता है, ये होता है मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है। तो वेक्टर a डॉट a इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉडुलस a का स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, a डॉट b और b डॉट a सेम ही तो है यार, तो इस b डॉट a को तुम a डॉट b भी तो लिख सकते हो, a डॉट b भी तो लिख सकते हो, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं होते, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, बट a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a एंड b डॉट a इज इक्वल्स टू a डॉट b। तो b डॉट a की जगह हमने a डॉट b लिखा, अब a डॉट b प्लस a डॉट b 2 टाइम्स a डॉट b, ठीक है, प्लस b डॉट b क्या होगा, b के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी इज इक्वल्स टू में लेते रहो। अब कमेंट करना शुरू करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनिए, देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए स्टूडेंट्स। एक बात बताओ, LHS RHS के इक्वल कब होगा, खुद दिमाग लगाओ। पहले मुझे ये बताओ, LHS स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर है,
देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है और 2 एक स्केलर है, तो स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे स्केलर आएगा। तो LHS भी स्केलर और RHS तो है ही स्केलर। तो ये बताओ ये LHS RHS के इक्वल कब आएगा बताओ। आप अपना दिमाग लगाओगे और मेरे को बोलोगे कि भाई जब ये पोर्शन 0 हो जाए, इस पर फोकस करो, अगर ये यहाँ 0 हो जाए तब LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, क्योंकि LHS में मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बचेगा और RHS में भी मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बचेगा, तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि इसको हम 1 बना देंगे, फिर हम बोलेंगे इक्वेशन या इक्वालिटी 1 इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाए, ध्यान चेक करिएगा कि 2 वेक्टर A डॉट B की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए 0। अब एक बात बताओ मुझे कि 2 A डॉट वेक्टर B की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ऐसा कैसे पॉसिबल है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सबको पता है यार कि अगर हम इसमें 0 से आगे मल्टीप्लाई करें तब भी 0 हो जाएगा, लेकिन 2 0 थोड़ी ना है यार, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 2 0 तो नहीं है, तो अगर 2 0 नहीं है तो इस पूरे को 0 होना पड़ेगा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि A डॉट B इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार बताओ A डॉट B 0 कब हो सकते हैं, A डॉट B 0 कब हो सकते हैं, जब सुनो A अगर एक नल वेक्टर हो, सोचो दिमाग लगाओ, A अगर एक नल वेक्टर हो और B अगर एक नल वेक्टर हो, B अगर एक नल वेक्टर हो, ठीक है ना, तभी तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि नल वेक्टर डॉट नल वेक्टर आंसर क्या आएगा एक 0। अरे यार ये वेक्टर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया है तो आंसर स्केलर आएगा, यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, फील कर रहे हो जो शुरू से पढ़ना है। तो 0 डॉट 0 का नल वेक्टर डॉट नल वेक्टर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, लेकिन A की वैल्यू तुम नल वेक्टर ले नहीं सकते हो, ठीक, और B की वैल्यू भी तुम नल वेक्टर ले नहीं सकते हो, मतलब आप चाहो तो B को B ले लो, कोई बात नहीं है इस टाइम, ठीक है। तो A भी नल वेक्टर नहीं हो सकता है, B कुछ भी हो उस टाइम, और इसी तरीके से A कुछ भी हो तो B नल वेक्टर नहीं हो सकता है, बस समझ में ही। तो A और B नल वेक्टर नहीं हो सकता, ऐसा इन्होंने दिया था, तो अब बताओ और चक्कर में फंस गए, A और B तो 0 हो नहीं सकते, तो अब हम क्या लिखेंगे आगे, हम लिखेंगे सिंस वेक्टर A इज नॉट इक्वल्स टू नल वेक्टर, ऑल्सो वेक्टर B इज नॉट इक्वल्स टू नल वेक्टर, ये क्या है गिवन है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अब मजबूरन क्या होना पड़ेगा बताओ, जब A और B नल वेक्टर नहीं है तो A और B का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी संभव है जब A परपेंडिकुलर किस पे हो जाए, B पे भैया, तभी तो A डॉट B क्या होता है 0। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि A डॉट B इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, यही लेके आना था आपको, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब जब A और B आपस में परपेंडिकुलर हैं तब ऐसा हो जाता है क्या कि ये जो LHS है वो RHS के इक्वल हो जाता है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कोई डाउट है कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B, देन A डॉट B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन। मतलब समझो जरा, वो कहना चाहते हैं क्या कि A और B दो वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। इसका मतलब समझते हो आप, वो दो बातें करना चाहते हैं क्या कि वो कहना चाहते हैं A डॉट B इज इक्वल टू 0 हो जाए ना तब भी चलेगा, और A डॉट B इज ग्रेटर देन 0 हो जाए तब भी चलेगा। तो इन्हीं दोनों बातों को उन्होंने कंबाइन करके ऐसे लिखा है क्या कि A डॉट B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात समझ में आई बात? तो अब देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन होगी। तो लेट अस से कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो A डॉट B का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ B इनटू एंगल बिटवीन दीज टू, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसका कॉस लेना है, इज ग्रेटर देन, भाई ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये चीज़ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो भैया, एक बात बताओ, मॉड ऑफ A ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों भाई मैग्नीट्यूड है ना, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और मॉड ऑफ B इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स A एंड B, ठीक है। दो वेक्टर A और B अगर नॉन जीरो हों तो मॉड ऑफ A हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, मॉडलेस हमेशा यार मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये भी मॉड ऑफ B भी हमेशा पॉजिटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा। तो मेरी बात सुनो, तो ये तो दोनों हो गए क्या पॉजिटिव, इसको छोड़ दो। अब यही चीज़ बची केवल एक, जो ये डिसाइड करेगी क्या कि
ये पूरा जो फंक्शन है आपका, ये पूरा जो फंक्शन है या पूरा जो ये वैल्यू है, ये कब ज़ीरो होगा और कब ये पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई थिंक आप फील कर सकते हो। भाई खुद दिमाग लगाओ ना, ये दोनों तो आगे से हट गए तो है ही पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब ये पूरी चीज़ देखो, जैसे कि आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो ना कि मान लो मैंने भाई एक काम किया, मैंने यहाँ लिखा 6, ठीक है, और 6 के आगे मैंने लगा दिया x, या 6 के पीछे मैंने लगा दिया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आपसे पूछा तो आप बोलोगे भाई 6 तो हमेशा ग्रेटर देन होता है 0। तो अब 6 की बात हम ना करके केवल x की बात करेंगे, क्योंकि x पे ही ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ये जो पूरी क्वांटिटी ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तब 6x भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में? तो केवल इस पे डिपेंड करता है बाकी सब कुछ। तो इसको अब हम हटा के केवल इस पे कमेंट करेंगे क्या, कि दिस इंप्लाइज कि cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। अब एक बात बताओ, cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? इसमें भी दो बातें छुपी हैं क्या, कि cos थीटा क्या हो जाए, इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब है कि cos थीटा क्या हो जाए, cos थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो, या तो वो पॉजिटिव हो या तो वो 0, ये मतलब है। अब खुद दिमाग लगाओ कि भैया थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी cos थीटा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक। इसका मतलब थीटा कहाँ लाई करता है, ध्यान से देखिएगा, फॉर cos थीटा ग्रेटर देन 0, यानी cos थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो थीटा लाई करेगा कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है। तो 0 से लेके π/2 के बीच में, ठीक, क्योंकि cos यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक। और उन्होंने क्या बोला था, cos की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, cos की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। तो बताओ cos 0 कब होता है, π/2 पे। इसलिए हमने आपको बोला क्या, कि यहाँ पे इक्वल भी आप लगा लीजिए, यहाँ पे आप इक्वल भी लगा लीजिए कि थीटा π/2 भी हो सकता है, कि cos π/2 क्या होगा, 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक। अब क्या हम यहाँ इक्वल लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ध्यान से सुनो, इसलिए लगाएंगे बिकॉज थीटा की वैल्यू अगर 0 हो तो cos 0 कितना होता है, 1, और 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी तो है। इसका मतलब थीटा लाई करता है कहाँ से कहाँ, क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो थीटा आपको लेना है, ऑप्शन बी में टिक लगाना है, ठीक है। थीटा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, और π/2 तक हो सकता है, ठीक। π/2 को क्रॉस नहीं हो सकता है, यहाँ cos नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी cos नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ बच्चे बोलेंगे यहाँ cos पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में कोई भी एंगल ऐसा नहीं दिया जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता हो, ध्यान से करो। तो हम ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे, ओके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 थे, कह रहा है लेट ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए कितना है, मॉड ऑफ ए 1 है, बोल दिया ना उन्होंने कि ये एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडल्स क्या होगा 1, और मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू व्हाट 1। यहाँ से इन्फॉर्मेशन हम निकालना शुरू करते हैं। कह रहे हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, कि cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ए डॉट बी। भाई दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों के मॉडुलस का प्रोडक्ट। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ऐसा ही निकलेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब वो क्या कह रहा है कि देन दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ, मतलब ये वेक्टर यूनिट वेक्टर कब बनेगा, मतलब कैसा थीटा रखें, इस एंगल की क्या वैल्यू हो कि जब हम ए और बी का वेक्टर एडिशन करें, वेक्टर सम करें, तो आंसर क्या आ जाए, कि यूनिट वेक्टर आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि भैया ये जो वेक्टर है, देखो सुनो, एक वेक्टर था, बी एक वेक्टर, तो ए प्लस बी भी तो एक वेक्टर होगा। तो इस वेक्टर का अगर हम मॉड निकालें, क्योंकि इसी को तो वो यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, चक्रो, देन ए प्लस बी से यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, तो इसका अगर हम मॉड निकालें तो 1 के इक्वल आना चाहिए, सही है। अब सुनो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, सही है। अब सुनो, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है m, तो m का जो मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, m डॉट m ही तो होता है। तो इस m की जगह अगर ये पूरा वेक्टर आ गया तो कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ ये भी तो वेक्टर ही है यार, तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, वेक्टर a प्लस बी, इसी चीज़ को हम वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a प्लस बी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, फिर से क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ, ये थोड़ा सा लड़खड़ाता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ
स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। ओके, तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी और प्लस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू व्हाट 1। अब ध्यान दें, ए डॉट ए क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और प्लस बी डॉट ए, 2 टाइम्स ए डॉट बी, क्योंकि बी डॉट ए डॉट बी होता है, तो 2 ए डॉट बी और प्लस बी डॉट बी क्या होगा मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 1। अब ध्यान दें क्या कि अगर मॉड ऑफ ए क्या था 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर भी क्या होगा 1 ही तो होगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, तो इसकी जगह 1 और बी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर भी 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल्स टू व्हाट 1। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इस 2 को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। कैसे, ये वाला 2 उधर भेजो तो 1 - 2 -1 ही तो आएगा, ठीक, -1 आ गया। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, इधर भी 2 से उधर भी 2 से, 2 से 2 गया, क्या आ गया वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू -1/2 आ गया। अब हमने आपको बताया था क्या कि आप क्या कर सकते हो, अच्छा इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, चलो कोई बात नहीं। ए डॉट बी को कैसे खोलते हो बताओ, ए डॉट बी को खोलना आता है ना, क्या होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, अरे यार इसको इधर भेज दो तो ए डॉट बी की वैल्यू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा आ जाएगी ना, माइनस इज इक्वल्स टू -1/2। अब मॉड ऑफ ए क्या था 1 था, मॉड ऑफ बी क्या था 1 था, चेक करो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर थे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी यूनिट वेक्टर था, तो उसका मॉडुलस क्या है 1, 1 × 1 1 आएगा, और 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा ही आएगा, ये भी 1 ये भी 1, 1 × 1 1 कॉस थीटा ही आएगा इज इक्वल्स टू -1/2। ओके, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आप निकालना सीख चुके हैं ठीक है, बट फिर भी बता दूँ बहुत ईजी है, इतना दिल पे मत लो इसको। सुनो यहाँ पे चेक करो कॉस थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव, यानी कि -1/2 आ रही है। बताओ कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना होता है π/3 होता है, ठीक। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई -π/3 अगर हम कर दें, पाई -π/3 अगर हम कर दें, देखो ना कॉस पाई -π/3 इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ भाई कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इतना तो पता होगा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो ध्यान से चेक करो माइनस कॉस π/3 मतलब कॉस 60 कितना होता है जितना साइन 30 होता है, यानी कि 1/2 कॉस 60 -1/2, यानी कि -1/2 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, -1/2 की जगह तुम क्या लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई -π/3, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 की जगह तुमने कॉस ऑफ पाई -π/3 लिखा। अब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3π - π क्या हो जाएगा कॉस 2π/3। अब इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, कॉस को कॉस से काटते नहीं भैया, इन्वर्स फंक्शन इन्वर्स लेते हैं, आप बस इसको ऐसे छुपा दो। अगर भाई कॉस की वैल्यू इक्वल है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो यहाँ कॉस का एंगल क्या है थीटा और यहाँ कॉस का एंगल क्या है 2π/3। ओके, तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 2π/3 कहीं है ऑप्शन में, यस ऑप्शन डी पे हम टिक लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द वैल्यूज ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के क्रॉस है ये, ओके, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। अब देखो जे क्रॉस के क्या होता है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ साइकिल बनाते हैं, याद है आपको आई जे के का साइकिल बनाते थे, ऐसे क्लॉकवाइज चलते थे, याद है क्लॉकवाइज चलते थे तो आंसर पॉजिटिव आता था। मतलब अगर हम करें क्या वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, तो ये किसके इक्वल हो जाता था के का, के इक्वल। इसी तरीके से जे क्रॉस के का करें अगर वेक्टर जे कैप क्रॉस के कैप, तो इसका रिजल्ट क्या आता था आई कैप, और इसी तरीके से के कैप क्रॉस आई कैप करें तो रिजल्ट क्या आता था के क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू पॉजिटिव जे कैप, ठीक है। और यही चीज़ अगर पलट जाए, मतलब आई क्रॉस जे की जगह अगर क्या हो जाए जे क्रॉस आई हो जाए, इसको पलट दो तो जे क्रॉस आई हो जाए, तो यहाँ साइन बदल जाता था माइनस के क्रॉस, इसको अगर हम पलट दें यानी कि के क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू आई कैप, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इसको भी पलट दो तो क्या हो जाएगा आई क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस जे कैप। बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। अब देखिए क्या हो जाएगा आई डॉट, हाँ भाई जे क्रॉस के की जगह क्या लिख सकते हो, जे क्रॉस के की जगह आप क्या लिख सकते हो आई कैप, तो हमने यहाँ लिखा अंदर आई कैप इसकी जगह, प्लस जे कैप ब्रैकेट में आई क्रॉस के, आई कैप क्रॉस के, आई क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस जे कैप।
और उसके बाद प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे कितना होता है, हाँ भाई आई क्रॉस जे के कैप होता है, के कैप, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सुधार के लिख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये है आई डॉट वेक्टर आई, ओके। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ डॉट लगा हुआ था, सॉरी मैं भूल गया, ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है, तो जे कैप डॉट जे कैप और प्लस के कैप डॉट के कैप। कोई डाउट है? अब सुनिए क्या होता है बताओ, आई डॉट आई क्या होता है, बनी तो होता है यार, क्यों? किसी भी वेक्टर का अगर उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले तो क्या होता है, उसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, और आई का मॉडुलस क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, अब देखो जे डॉट जे भी क्या होगा 1, अरे जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1, अब देखो ये +1 -1 से कैंसिल और आंसर आ गया क्या, +1। तो ये जो भी एक हमको वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1, तो ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे, ओके। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19th एंड दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस, ओके। और इसके बाद हम बात करेंगे किस पे, एक्सरसाइज 10.5 पे, ओके। अब ये 10.5 कहाँ से आ गई, पीछे देखो सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया है, ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, पहले आप इतना प्रिपेयर कर लीजिए, ओके। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कह रहा है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी देन मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, सुनो क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि वो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का मॉड दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड के इक्वल कब होता है, जब थीटा कितना होना चाहिए। तो सुनो मेरी बात, देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको इसमें दो बातें पता होनी चाहिए, क्या कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, जहाँ पे आप डायग्राम बना लीजिए, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, याद करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा, और साथ में क्या होता था, एन कैप। एन कैप क्या होता था, ए और बी जिस प्लेन में पड़े होते थे उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होता था एन कैप, यानी कि मॉड ऑफ एन कैप कितना होगा, अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ एन कैप 1 ही तो होगा। अब सुनो बच्चों, फिर से वही सब पुरानी बात है, क्या कि अगर हम इस पूरे का इधर मॉड लें, ठीक है, यहीं पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ का अगर हम मॉड लें, ध्यान से चेक करिएगा, दोनों तरफ का अगर हम मॉड लें तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ये 1 है सपोज और ये क्या है 2 है, तो हमने 1 में बोथ साइड मॉड लिया, ठीक है। तो ए डॉट बी का मॉड इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, ठीक है। तो इस पूरे का मॉड, प्लीज़ ध्यान दें, इस पूरे का मॉड। अब सुनो बच्चों, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अगर m इंटू एन इंटू एल का मॉड हो ना तो ये मॉड इसको मिलेगा, इसको भी ऐसे सोच लिया करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ m इंटू मॉड ऑफ n इंटू मॉड ऑफ l, ठीक है। तो एक बार बताओ, ये मॉड इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, यानी कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ, मतलब मॉड भी तो पहले से था, उसका भी मॉड, और फिर किसको मिलेगा, ये कॉस थीटा को मिलेगा, ठीक। अब सुनो मेरी बात, मॉड ऑफ ए का मॉड अगेन मॉड ऑफ ए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बार बार टाइम वेस्ट कराते हो, ठीक है। मॉड ऑफ ए, अगर किसी चीज़ का मॉड हो उसका फिर से मॉड ले लो तो आप उसको मॉड ऑफ ए ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ बी, क्योंकि मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी, और कॉस थीटा का मॉड, ठीक है, आप कॉस थीटा लिख दीजिए, उसका कारण है, वैसे तो कॉस थीटा की दो वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बट आप देखोगे तो ऑप्शन में यहाँ पे आपको केवल एक्यूट एंगल्स की आपको केवल ऐसे एंगल्स की बात करी जा रही है जहाँ पर कॉस थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ओके। ठीक है, यहाँ पाई भी दिया हुआ है, चलो देखते हैं, अभी के लिए बहरहाल आप इसको कॉस थीटा की पॉजिटिव वैल्यू लो यहाँ पे, ठीक है। चलो इसी तरीके से इसका भी मॉड ले लो दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि अब आगे आपके पास मॉड ऑफ ए डॉट बी, मॉड ऑफ ए डॉट बी का जो मॉड है वो इतना आया, इसको आप कुछ भी बना लो, लेट अस से इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब इसका मॉड लो आप, तो मॉड ऑफ, ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ कर रहा हूँ, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, इस पूरे का मॉड, यानी कि चाहूँ तो मैं इसको 2 मिनट में कर दूँ, ठीक है, बट ना बच्चे रट लेते हैं यार, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए भाई। इस पूरे का मॉड, फिर इस पूरे का मॉड, यानी कि मॉड ऑफ ए का मॉड, मॉड ऑफ बी का मॉड और साइन थीटा का मॉड और एन कैप का मॉड, सबको मिलेगा। अभी भी बताया था एन कैप का मॉड कितना होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मॉड ऑफ ए, फिर मॉड ऑफ बी
और साइन थीटा का मॉड आप पॉजिटिव वैल्यू इसकी खोलिए। अरे जो बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए होंगे यार, वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। जब हम मॉड हटाते थे तो दो वैल्यूज़ लेते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये बात है, अभी के लिए आप वेक्टर वाले चैप्टर में आप पॉजिटिव ही लिया करिए, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। मॉड ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे 1, तो इंटू 1 तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था, ये आ गया आपका मॉड ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर लेट अस से 4th। तो भैया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया था मॉड ऑफ a डॉट b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a क्रॉस b, तो रख दो वैल्यू। क्या मॉड ऑफ a डॉट b आपने निकाला है, कितना आया है, इतना आया है, रखो। क्या है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a क्रॉस b, अभी भी निकाला इक्वेशन 4 से, क्या आया है, यह है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा। बात समझ में आई, ये बात है। अगर हम चाहते आपको तो डायरेक्ट बोल देते कि मॉड ऑफ a डॉट b इतना होगा और मॉड ऑफ a क्रॉस b इतना होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते क्या कि n कैप कहाँ गया। तो इतना तीन जाम हमने इसीलिए किया क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते थे कि n कैप का मॉड जो है वो 1 होगा, तो वो गायब हो गया, ठीक। चलो अब क्या करेंगे, अब देखो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, यार ये एक पॉजिटिव नंबर है भाई, मेरे कट जाएंगे, डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी हमने मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b से डिवाइड किया और राइट में भी हमने मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b से डिवाइड किया, तो ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा एंगल होता है जब दोनों इक्वल होते हैं, π/4 पे कॉस थीटा 1/√2 और साइन थीटा 1/√2, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई π/4। इसको करने का एक और तरीका था डिवाइडिंग बाय कॉस ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट में कॉस से करोगे तो कॉस से कॉस कट जाता है 1 आ जाता है, राइट में कॉस से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 1। अगर tan थीटा क्या है 1 के इक्वल है तो इसका मतलब थीटा किसके इक्वल होगा, π/4 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप कर लीजिए। तो बच्चों अब हम मिलेंगे आपसे वेक्टर्स में आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। आप पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल खोलिए पेज नंबर 616, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो 10.5 को भी हम सॉल्व करेंगे, बट पहले आप इतना पढ़ लीजिए, और अगर आप चाहें तो साथ में आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके।